हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। आज के सेशन में हम दो एडिटोरियल आर्टिकल पर बात करेंगे। पहले आर्टिकल में बात होगी अधिकांश आत्महत्याओं को रोका जा सकता है समय रहते अगर उनमें इंटरवीन किया जा सके। तो राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति इस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी भारत जिसको ज्यादातर लोग एक किंग मेकर के रूप में देखते हैं, क्या खुद में एक किंग बनता जा रहा है? क्या भारत का अपना ध्रुव आज के समय में और ज्यादा मुखर दिख रहा है? तो बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल आर्टिकल है स्ट्रेटेजी टू सेव, बचाने की रणनीति। द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी मस्ट परकोलेट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति को हर जिले में लागू किया जाना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से सुसाइड दुनिया भर में बहुत मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है, स्पेशली आज की तनाव भरी जो जिंदगी है उसमें ग्लोबली अगर बात करें, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में 15 से 29 साल के लोगों में तो सेकंड मोस्ट जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो बन गया है सुसाइड। और स्पेशली यंग फीमेल की अगर हम बात करते हैं 15 से 19 साल की, तो वहाँ पर भी सुसाइड जो है वो सेकंड रीज़न बना हुआ है जिससे लोगों की मौत हो रही है। और ये WHO का एस्टिमेट है। और ऐसे में इतनी बड़ी समस्या से अगर निजात पाना है तो सबसे पहले समस्या है इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। और इसी दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा अभी रिसेंटली नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, इसको पब्लिश किया गया है। टारगेट है कि इनिशियली 2030 तक भारत में जो सुसाइड के द्वारा जो मृत्यु होती है उसमें 10% की कमी लाना है। और आगे एनसीआरबी के कुछ अगर डेटा की बात कही जाए तो इसमें ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से लगातार जो सुसाइड के रेट हैं भारत में वो बढ़ते जा रहे हैं। 1 लाख पॉपुलेशन पे अगर बात करें तो 10.2 से 11.3 ये हो चुके हैं। और कुछ स्टेट में जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, इसमें 8 से 11% इनमें वृद्धि नजर आती है। और अगर कॉमन रीजन देखा जाए सुसाइड के पीछे तो नजर आता है फैमिली प्रॉब्लम, बीमारियां देखने को मिलती हैं। इनके अलावा जो शादी में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, प्रेम संबंधों में लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा कंगाली और नशे की लत लगने पर, और साथ ही साथ में अति निर्भरता भी सुसाइड के कारण के रूप में नजर आती है। 10% कारण अभी भी नहीं पता है किस वजह से लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट ही शो करता है कि ज्यादातर जो सुसाइड है उनको रोका जा सकता है अगर समय रहते इंटरवीन किया जा सके। और अब इसी के तहत जो स्ट्रेटजी लाई जा रही है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, बेसिकली जो WHO की स्ट्रेटजी है साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इसी के लाइन पर ये आगे बढ़ाई जा रही है। और इसमें मल्टीपल जो सेक्टर हैं उनकी मदद लगेगी। स्पेशली बात कही जाए जो सर्विलांस मैकेनिज्म है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। प्रयास भी है कि अगले 3 साल में उसको और इफेक्टिव बना दिया जाए। इसके अलावा जो साइकेट्रिक आउट पेशेंट है इसमें हर जिले में इसको प्रयास करना होगा कि जो बेहतर मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक सलाहकार हर जिले स्तर पर इनकी पहुंच सुलभ हो जाए अगले 5 सालों में। और साथ ही साथ में आगे ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से जब मेंटल हेल्थ की बात कही जाती है तो इस पर और ज़्यादा लोगों की समझ बढ़ाने की आवश्यकता। और इसी दिशा में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके करिकुलम में अगले 8 सालों में इसको इंट्रोड्यूस करने की योजना है। और इन सब के साथ साथ में जिस तरीके से जो कीटनाशक हैं और दूसरे मादक तत्व हैं उन तक आसान जो पहुंच है उसको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जब सुसाइड की बात कही जाएगी तो कोई भी स्ट्रेटजी, चूंकि भारत की बात कही जाए तो भारत एक फेडरल कंट्री है, एक संघात्मक हमारी संरचना है। और ऐसे में कोई भी स्ट्रेटजी तब तक कारगर नहीं साबित होगी जब तक
सेंटर प्लस जो स्टेट हैं दोनों मिलकर उसको टैकल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सुसाइड पे थोड़ी लगाम जरूर देखने को मिलेगी। अगले एडिटोरियल में आर्टिकल में बात होगी द इंडिया पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का ध्रुव। जिस तरीके से लगातार भारत से ये सवाल पूछा जाता है, स्पेशली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब से, कि भारत किस तरफ है, और ये सवाल जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध हो रहा है तब से और ज़्यादा मुखरता से बढ़ता चला जा रहा है। और हर बार यही जवाब आता है कि भारत किसी की भी तरफ नहीं, भारत शांति की तरफ है। और जब बात आएगी दिस वे और दैट वे तो ये होगा इट वुड बी इंडियाज वे। और ऐसे में आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जो आज के समय जो ग्रेट पावर है वो भारत का सपोर्ट चाहती है, क्योंकि भारत जिस खेमे में चला जाएगा उस खेमे का वजन ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और भारत किसी भी खेमे को नहीं चुनता है। कई लोग मानते हैं कि भारत काफ़ी अड़ियल रवैया अपनाता है, लेकिन भारत का खेमे में नहीं चुनने का जो असल रीज़न है वो ये है कि एक स्व की पहचान, एक सेल्फ जो एंटिटी होती है, भारत उसको मानता है कि भारत कोई साइड कैसे चुन सकता है, जबकि भारत खुद को एक अलग साइड के रूप में देखता है। और अब आगे बात कही जा रही है आर्टिकल में, ये और ज़्यादा रिलेवेंट तब नज़र आता है जब एक तरफ भारत G20 को होस्ट करेगा तो दूसरी तरफ SCO भी भारत होस्ट करेगा। और स्पेशली बात कही जाए G20 जहाँ पर वेस्टर्न नेशन इनका ज़्यादा वर्चस्व नज़र आता है, वहीं SCO में रशिया चाइना का वर्चस्व ज़्यादा दिखता है। और दोनों ही इम्पोर्टेंट इवेंट को भारत होस्ट करेगा। तो ये दिखाता है कि भारत खुद में एक इम्पॉर्टेंट साइड बनता जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट पोल की तरीके से उभर रहा है। लगातार भारत में ये भी प्रयास किया जाता है, जब भी कोई वक्तव्य आता है तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कही जाती है। और ये हमारे स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जब बात आएगी मल्टीपोलर की तो वहाँ पर भारत भी एक अलग पोल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। और अब चूंकि आर्टिकल में आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से भारत की लगातार जो स्ट्रैटेजी है, विदेश नीति रही है, शुरू से ये है कि हम किसी भी खेमे को नहीं पकड़ेंगे, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात हो, गुट निरपेक्षता आंदोलन की बात हो, सभी से शुरुआत से ही भारत की एक यूनिक फॉरेन पॉलिसी रही है। उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट होता आया है, बहुत सारी कमियां हैं, सुधार है, लेकिन एक जो बेसिक जो बिलीफ है हमारी फॉरेन पॉलिसी का कि भारत खुद में एक यूनिक आइडेंटिटी है और हमको किसी भी साइड में नहीं पड़ना है, बल्कि एक सेल्फ आइडेंटिटी भारत अपनी बनाकर चलेगा। और अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब बात आती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, गुट निरपेक्षता की, तो भारत इस आंदोलन को आगे बढ़ाता है, इसका नेता बनता है, तो बेसिकली भारत की न्यूट्रलिटी दिखाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत की जो गुट निरपेक्षता है वो न्यूट्रलिटी पर आधारित नहीं है, बल्कि वो भारत की इस काबिलियत पर आधारित है कि स्थान, परिस्थिति, समय के हिसाब से भारत अपनी नीतियों को खुद तय करेगा और जो भारत के हित को सूट करेगा भारत उस विकल्प को चुनेगा। और आगे ये भी बात कही जा रही है कि इसी वजह से भारत कभी भी किसी गुट में नहीं पड़ता है। और जब गुट की बात कही जाए, जिस तरीके से जब विश्व युद्ध खत्म होता है, एक तरफ यूएस एक तरफ यूएसएसआर नज़र आते हैं, तो कई देश दोनों खेमे में से किसी एक को चुनते हैं। इस पे अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है उसमें बैलेंस ऑफ पावर की तरफ से भी देखा जाता है, दोनों ही तरफ शक्तियों का संतुलन होता है। हालांकि भारत किसी साइड पर तब भी नहीं जाता है। एक अपवाद के रूप में 1971 नजर आता है, जब भारत और सोवियत में एक ट्रीटी होती है, जब बांग्लादेश की वॉर होती है, ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान को अलग कराया जाता है। क्योंकि अगर भारत ये ट्रीटी नहीं करता तो जिस तरीके से अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर में आ गया था तो भारत पर अत्यधिक दबाव बन जाता। और किंतु इस ट्रीटी से ये कह देना कि भारत सोवियत खेमे में चला गया बिल्कुल गलत होगा। और आज के समय पे भी देखा जा सकता है कि ये अमेरिका के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें भारत को अलायंस के रूप में बताया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सोवियत
जो आज के समय में रशिया हो चुका है, उसमें भी जब इंपॉर्टेंट पार्टनर की बात होती है तो भारत का नाम उसके टॉप पार्टनर में हमेशा लिया जाता है। और अब आगे ये बात कही जा रही है कि स्पेशली जब भारत एक अलग पोल की तरीके से, एक भारत का ध्रुव जब बात होगी, तो तीन कारण उसमें इंपॉर्टेंट देखे जा सकते हैं कि जो ये बताते हैं कि भारत एक खुद में एक पोल बनता जा रहा है। पहले कारण की बात करें तो साउथ एशिया में भारत की एक डोमिनेटिंग आइडेंटिटी है, स्पेशली जैसे हम चाहे जोग्राफिकली बात करें, पॉपुलेशन वाइज बात करें, इकोनॉमिकली वाइज बात करें। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो जब भी दुनिया में कोई भी पार साउथ एशियन पॉलिटिक्स में अगर इंटरफेयर करने का प्रयास करते हैं तो भारत द्वारा उनको रोका जाता है। और तीसरे तौर पर बात कही जाए तो भारत हमेशा से जो वंचित राष्ट्र हैं उनकी आवाज बनता नजर आया है, और चाहे वो साउथ एशिया की आवाज हो, इसके अलावा जब गुटनिरपेक्षता के माध्यम से दूसरे जो डेवलपिंग नेशन है, और रिसेंटली अभी जब G20 की प्रेसिडेंशियलशिप भारत को मिलती है तो वहां पर भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर द्वारा ये भी कहा जाता है कि भारत ग्लोबल साउथ की जो आवाज है उसको आगे बढ़ाएगा। और इस तरीके से जो हमारी नीति आगे बढ़ती है ये खुद में सिद्ध करती है कि भारत खुद में एक मुखर ध्रुव बनता जा रहा है। और अब आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से इंपॉर्टेंट जो ग्लोबली इवेंट होते वहां पर भारत का जो स्टेटमेंट आता है, चाहे यूक्रेन पर हो, इराक पर हो, नाटो जब सर्बिया में अपना कैंपेन करता है, या क्लाइमेट चेंज की बात हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, तब भारत के रवैये से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत इस तरीके से हमेशा पोजीशन लेता है जो सिर्फ और सिर्फ उसके जो इंटरेस्ट है उसको सूट करे। और उसके अलावा भारत के स्टैंड से हमेशा एक बात परिलक्षित होती है कि भारत स्वयं में एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है जब बात आती है वैश्विक मंच की। और अब आगे बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आज के दौर की बात करते हैं बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलता है, उनके बावजूद इंडो पैसिफिक और उसके अलावा भी भारत एक यूनिक आइडेंटिटी रख रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है, इसका स्ट्रेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ में भारत वैश्विक मंच पे बड़े रोल अब निभाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात हो, क्लाइमेट और दूसरे चैलेंजेस की बात हो। ऐसे में जो वेस्टर्न पावर हैं उनको ये समझना होगा कि अगर वो भारत के साथ काम करना चाहते हैं तो एज अ पार्टनर उनको काम करना होगा। भारत उनके सिर्फ अनुयायी बन के नहीं रह सकता है। और आगे बात ये कही जा रही है कि जिस तरीके से वेस्टर्न जो कंट्री हैं उन्हें समझना होगा कि चीयर लीडर के रूप में भारत के बजाय एक भागीदार के रूप में भारत से साथ आगे बढ़ना आज के समय की आवश्यकता बनती जा रही है। और अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की बात हो अथवा दूसरे मंचों की बात हो, मेजर पावर को भारत के साथ कंसल्ट करके आगे बढ़ना होगा, न कि भारत को डिक्टेट करके। और ये प्रश्न खुद में ही गलत है जब भारत से ये पूछा जाता है कि आप किसकी साइड हैं, हुज साइड यू आर यू ऑन, आप किसकी साइड हैं। बल्कि असली प्रश्न ये होना चाहिए कि आपकी साइड क्या है। दोनों में मूलभूत अंतर है। आप किसकी साइड हैं में अंतर निहित रहता है कि आइदर यूएस और रशिया, लेकिन आपकी साइड क्या है ये भारतीय जो व्यू पॉइंट है उसको क्लियर करेगा। और नाइदर यूएस नॉर रशिया बट इट वुड बी इंडियाज साइड। और अब आगे बात कही जा रही जिस तरीके से G20 की चेयर भारत को मिल गई है और एससीओ भी भारत होस्ट करेगा, तो एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की बात करेंगे तो भारत काफ़ी इम्पोर्टेंट ध्रुव के तौर पे सामने आ रहा है। और ऐसे में जो भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भारत के साथ काम करना चाहते हैं उनको भारतीय ध्रुव को समझना होगा और
इसके साथ आगे बढ़ना होगा। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।